कृषि कॉन्क्लेव जी मीडिया के मंच पे कृषि मंत्री सुप्रताप शाही का बहुत बहुत स्वागत। एक बार जोरदार तालियां आप लोग बजा दीजिए। हमारे शो का भी नाम है सर कृषि कॉन्क्लेव उभरता किसान जो है उभरता उत्तर प्रदेश। तो पहला सवाल सर यही है, जो कि आप कृषि मंत्री हैं और जब सरकार 2017 में सबसे पहले आई थी तो आप लोगों ने किसानों का ऋण माफ कर दिया था, तो तब और अब में सर कितना फर्क है? सर माइक। आज ही एक रिपोर्ट जागरण में प्रकाशित हुई है जिसमें कृषि क्षेत्र, कई क्षेत्रों के साथ साथ कृषि क्षेत्र के बारे में भी ये रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि किन राज्यों के भीतर एनपीए के अकाउंट किसानों पर ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। जो कम राज्य हैं उसमें उत्तर प्रदेश छपा है। वो रिपोर्ट मेरी नहीं है, वो आरबीआई की और अर्थशास्त्रियों की रिपोर्ट है। तो ये इस बात का ये प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश के भीतर हम लोगों ने जिन परिस्थितियों के भीतर ऋण मोचन किया था किसानों का, हमारे पहले 2002 से लेकर के 2017 तक 15 साल समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी। जिन लोगों ने किसानों की उपेक्षा किया, गन्ना किसानों के 3-3 साल 4-4 साल तक जूझ रह जाते थे। एमएसपी पर खरीदारी बहुत कम होती थी। ग्रामीण क्षेत्रों के भीतर विद्युत आपूर्ति बहुत कम की जाती थी। नहरों के भीतर भी पानी की आपूर्ति ठीक प्रकार से नहीं होती थी। इस नाते राज्य का जो पोटेंशियल हमारा है, कृषि क्षेत्र की संभावनाएं जो हैं वो बहुत बड़ी संभावनाएं हैं, लेकिन उन संभावनाओं को उकेरने का उस समय की सरकार ने प्रयास नहीं किया। उसके परिणाम स्वरूप राज्य के भीतर किसान आत्महत्या कर रहा था। विशेष रूप से बुंदेलखंड के क्षेत्रों में हर सप्ताह कोई ना कोई खबर छपती थी कि किसान ने कर्ज के बोझ से आत्महत्या कर लिया। और इस नाते भारतीय जनता पार्टी ने 2017 के विधानसभा के चुनाव में अपने संकल्प पत्र में इस बात को शामिल किया था। इस समय के गृह मंत्री जी उस समय के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो उनके मार्गदर्शन में जो संकल्प पत्र बनाया कि उत्तर प्रदेश में यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो हम क्या करेंगे, उसमें पहली संकल्प पत्र के भीतर किसानों के लिए हमने लिखा था कि यदि हम आएंगे तो किसानों के 1 लाख रुपए तक का किसान क्रेडिट कार्ड से लिए जाने वाले कर्जे पर हम 1 लाख रुपए तक का ऋण मोचन करेंगे। और योगी जी की सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट की पहली बैठक में सबसे पहला फैसला कोई हुआ है 2017 के इतिहास में। जब कभी भी लिखा जाएगा तो ये लिखा जाएगा कि योगी सरकार की पहली कैबिनेट ने 86 लाख किसानों के 36,000 करोड़ रुपए की माफ़ी करने का फैसला किया, जिससे कि किसान आर्थिक दबाव से मुक्त हुए और अब वो बिना दबाव के स्वच्छंद होकर के अच्छे प्रकार से खेती कर रहे हैं। कर्जे का बोझ उनके ऊपर उस तरीके का नहीं पड़ा हुआ है और इस नाते हमारे राज्य का एनपीए घटा है और किसानों की आमदनी तेजी से आगे की ओर बढ़ रही है। जिस तरह से सर कई बार विपक्ष सवाल खड़े करता है, आप लोग काम कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, किसानों को लेकर, वो चाहे गन्ना की बात हो या एमएसपी की बात हो, आप लोगों ने धान का मूल्य भी बढ़ा दिया। तो आपको लगता है कि पिछले 6 सालों में उत्तर प्रदेश के, कहा जाता है कि भारत की आत्मा गाँव में बसती है और गाँव में किसान बसते हैं, तो उसको लेकर क्या एक नया रोड मैप, चूंकि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का आप लोगों का लक्ष्य और उसमें कृषि का बहुत बड़ा योगदान है? देखिए, अभी जो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था के भीतर लगभग 26 से 27 लाख करोड़ रुपए की वार्षिक जो हमारा ग्रॉस वैल्यू जो निकलती है वो लगभग 26-27 लाख करोड़ रुपए के भीतर आती है। उसमें से कृषि क्षेत्र का हिस्सेदारी 24% से अधिक की है। यदि पिछले 6 सालों के भीतर यदि आप देखेंगे तो लगभग 2,15,000 करोड़ रुपए की धनराशि गन्ना किसानों को गन्ना मूल्य के भुगतान के रूप में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने अदा किया है। हमारे पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो 5 साल के भीतर उन्होंने 94,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया था और 94,000 करोड़ रुपए के साथ साथ लगभग 14,000 करोड़ रुपए वो बकाया छोड़ करके गए थे, जिसका उनके अकुशलता की वजह से जो पेमेंट नहीं हुए उसका भी भुगतान योगी जी की सरकार ने किया है। जब योगी जी उनकी सरकार थी, यानी वर्ष
14-15 में तो 1310 रुपए धान की कीमत थी। मोदी जी की सरकार ने आने के बाद इस बात को कहा कि हम एमएसपी बढ़ाते हैं, और मोदी जी की सरकार ने वन स्ट्रोक में धान की कीमत 100 रुपये कुंटल बढ़ाई। पिछले वर्षों के भीतर लगभग 850, हम आप कहेंगे तो मैं आपको प्राइस लिस्ट भी के साथ दे सकता हूं कि लगभग 850 रुपये प्रति क्विंटल धान की कीमत बढ़ाई है। बाजरे की कीमत 1200 रुपये 50 पैसे थी जब समाजवादी पार्टी और यूपीए का शासन था। आज वो 2500 रुपये से ऊपर का 2 गुना बाजरे के भीतर जो है एमएसपी बढ़ाई गई है। इसी तरीके से गेहूं की एमएसपी बढ़ी, चने की एमएसपी में लगभग 3000 रुपये से ऊपर की एमएसपी पिछले 7 साल 8 साल के भीतर बढ़ी है। तो यह परिवर्तन जो हुआ है उससे किसान आर्थिक दबाव से निकल करके बेहतर तरीके से खेती कर रहा है, और साथ साथ में अब वो कोशिश कर रहा है कि हम उन्नतशील बीज को लगाएं, हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने पैदावार को बढ़ाएं, और इस नाते राज्य का उपज जो हमारा यदि खाद्यान्न का देखेंगे तो लगभग 600 लाख मेट्रिक टन से प्रतिवर्ष हम ज़्यादा पैदा कर रहे हैं। लगभग 618 लाख मेट्रिक टन का 2021 में हम लोगों ने रिकॉर्ड पैदा किया, और देश के भीतर पिछले 5 वर्षों से सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने की राज्य के श्रेणी में सर्वप्रथम अंक स्थान पर उत्तर प्रदेश है। हम दूध का उत्पादन सबसे अधिक कर रहे हैं, हम सब्जियों और फलों का उत्पादन सबसे अधिक कर रहे हैं, आलू का उत्पादन हमारा सर्वाधिक है। तो इस तरीके से सभी क्षेत्रों के भीतर हम लोगों ने प्रयास किया है जिससे कि किसान का उत्पादन और उत्पादकता बढ़े। जहां एक तरफ हमने बेहतर दाम के लिए उनकी एमएसपी बढ़ाई है, दूसरी तरफ हम उनको इनपुट समय से मुहैया करा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा उत्पादन बढ़ा है। सर, पहले समस्या क्या थी, मैं ये जानना चाहता हूं। पहले क्या समस्या ये थी, किसान तो फसल उपजाता था लेकिन प्रोक्योरमेंट नहीं हो पाता था, खरीदी नहीं हो पाती थी। आपकी गवर्नमेंट, जब से योगी सरकार गवर्नमेंट बनी, कहा जाता है 8 गुना ज्यादा जो है गेहूं की खरीद की गई। तो ये जो व्यवस्था है ये कैसे आप लोगों ने तैयार की और उससे कितना फायदा मिल रहा है किसानों को? देखिए, योगी जी की सरकार का कैबिनेट का 2017 की कैबिनेट का दूसरा जो फैसला था यही फैसला था कि हम बड़ी मात्रा में किसान के उत्पादन की खरीदारी करेंगे, और वो रबी का सीजन चल रहा था, और इस नाते उत्तर प्रदेश की मेन क्रॉप, हम गेहूं उत्पादन में देश में सर्वाधिक हमारा उत्पादन है। देश में जितना गेहूं का उत्पादन हो रहा है उसका 23% अकेले उत्तर प्रदेश के भीतर हो, 23 नहीं 32% उत्तर प्रदेश में हम पैदा कर रहे हैं। तो इसलिए योगी जी की सरकार ने कहा कि हम 50 लाख मेट्रिक टन गेहूं की खरीदारी कराएंगे, ट्रांसपेरेंट तरीके से करेंगे, बिचौलियों को हम बाहर करेंगे और आड़तियों को बाहर करेंगे। सबसे बड़ी समस्या पहले बिचौलिया और आड़ती होती थी। हाँ। सर, जिसकी वजह से किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पाता था। हाँ, ये सही है कि वो जो बिचौलिए थे वो यदि 1400 रुपये रेट था तो 1000 रुपये में खरीदते थे किसान को, 400 रुपये उसका नुकसान होता था। तो योगी जी की सरकार ने अपनी टीम को सबसे पहले यहाँ से छत्तीसगढ़ भेजा इस निर्णय के पहले, और किस तरीके से छत्तीसगढ़ में ट्रांसपेरेंट, उस समय रमन सिंह जी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, एनडीए की, उन्होंने उसको स्टडी करा करके उन्होंने कहा कि उसी फार्मूले पर हम राज्य के भीतर करेंगे। जहां समाजवादी पार्टी के राज्य में 2500 से 3000 क्रय केंद्र चलते थे, एक स्ट्रोक में हम लोगों ने फैसला किया कि 5000 क्रय केंद्र हम चलाएंगे। हम 50 लाख मेट्रिक टन की खरीदारी करेंगे। हमारे उससे पहले साल 7 लाख मेट्रिक टन की कुल गेहूं की खरीदारी हुई थी। तो स्वाभाविक रूप से बिचौलियों के हाथों में किसान के शोषण कराने पर मजबूर कर रही थी समाजवादी पार्टी की सरकार, और इस नाते किसान आत्महत्या कर रहा था। आज वो तस्वीर बदल गई है। अभी धान की खरीद हम लोगों ने शुरू करा रहे हैं 1 सितंबर से, और ये तय किया है कि 70 लाख मेट्रिक टन, ये उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार होगा जब हम 70 लाख मेट्रिक टन एक क्रॉप की खरीदारी करेंगे। और सेंटर भी हमारा 6000 से ज्यादा क्रय केंद्र, 5000 का प्रपोजल डिपार्टमेंट ने किया था। मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट के भीतर इस बात को कहा कि जितनी नज़दीक हो सकती है किसान को, कोशिश करिए कि हर न्याय पंचायत के समीप में एक हमारा क्रय केंद्र हो जाए, जिससे किसान को दूर ले जाना और उसका जो समय उसके भीतर लगता है, यह अधिकार एमएसपी
का अधिकार भारत सरकार के पास है और इस नाते वो समय से पहले हम अपना उनको एडवाइजरी भेजते हैं, परामर्शी मूल्य भेजते हैं कि हमारे राज्य के भीतर उसमें हम 10 प्रगतिशील किसानों को लेते हैं, जिसके भीतर जो है वो छोटे किसान भी हैं, सीमांत किसान भी हैं, सामान्य किसान भी हैं। इसके अलावा जो है हमारे कृषि के फार्म है उनकी लागत क्या आ रही है और कृषि विश्वविद्यालयों के भीतर क्या लागत आ रही है, इन सब का आकलन करके एक औसत निवेश के ऊपर जो ब्याज को भी जोड़ते हुए तब हम उसको भेजते हैं। उसके आधार पर ये भारत सरकार तय करती है। सर, जहां से आप आते हैं देवरिया वाला क्षेत्र पूर्वांचल का, वहाँ एक समस्या जो है वो बाढ़ का भी है। तो बहुत सारे किसानों की फसल डूब जाती है। पूरा जो तराई क्षेत्र है लखीमपुर खीरी से लेकर बलिया तक आपका जो बेल्ट है, तो उन किसानों को भी आप मुआवजा दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने भी, मैंने देखा कुछ दिन पहले बैठक किया। उन किसान भाइयों से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के हित में इस योजना को लागू किया, जिसके भीतर खरीफ के सीजन में 2% प्रीमियम पर और रबी के सीजन के क्रॉप का 1.5% प्रीमियम पर, यानी 100 रुपये में 2 रुपया उनको प्रीमियम देना होता है। जितना उनका जो एक हेक्टेयर के भीतर जो पैदावार होती है या जितना वो केसीसी से फाइनेंस कराते हैं, जिस बेस पर उसका दाम तय होता है, डिम्ड मनी, उसके बेसिस पर वो लगती है। तो यदि 100 रुपया आपका कास्ट है तो उसमें खरीफ के सीजन में 2 रुपया किसान को देनी होती है। लगभग 14 से लेकर के 16%, यानी 50-50% राज्य सरकार और केंद्र सरकार उसको एफोर्ड करते हैं। तो यदि आया कुल प्रीमियम 15-16% आता है तो 8-8% की धनराशि उत्तर प्रदेश की सरकार और भारत सरकार करती है। तो मैं तो किसान भाइयों से कहना चाहूँगा कि इतने कम प्रीमियम पर उनकी खेती का जो इंश्योरेंस होता है यह अपने में भी भारत सरकार ने एक विशेष सुविधा दिया है। और विगत वर्षों में मैंने देखा है कि बुंदेलखंड के लोग इसके प्रति विशेष जागरूक हैं और बुंदेलखंड में हमारा जितना प्रीमियम बढ़ता है उसका लगभग 30% से ज़्यादा अकेले बुंदेलखंड के जनपदों में जाता है। यानी वहाँ का किसान बड़ी संख्या में इंश्योरेंस कराता है। ललितपुर जैसे जनपद के भीतर 2 लाख से ज़्यादा किसानों ने इंश्योरेंस कराई, झांसी के भीतर 2 लाख से ज़्यादा किसानों ने इंश्योरेंस कराई। तो इंश्योरेंस कराई तो 2 परिस्थितियाँ, यदि सूखे का प्रभाव पड़ा और उनका उत्पादन घटा या कम हुआ या नुकसान हुआ या अतिवर्षा की वजह से तिल की या उड़द की फसल खराब हो गई, तो उनको हर साल हम लगभग 150 से लेकर के 200 करोड़ रुपए का कंपनसेशन उनकी बुंदेलखंड में सर सबसे ज्यादा सूखा प्रभावित है। आपने, हालांकि अच्छी बात है सरकार ने वहां हर जगह पानी पहुंचा दिया, तो बुंदेलखंड के किसान तो थोड़ा जागरूक हो गए क्योंकि बहुत लंबे समय से वो सूखे की मार झेल रहे थे। आपके चैनल के माध्यम से किसान भाइयों से अपील करना चाहता हूं, मैं विशेष रूप से अपील करना चाहता हूं कि आपका प्राकृतिक आपदा से आने वाले जोखिम को, उससे आपके क्षति की यह इसीलिए ये योजना चला रही है जिसमें किसान के प्रीमियम से कई गुना ज़्यादा राज्य सरकार और केंद्र सरकार, योगी जी की सरकार और मोदी जी की सरकार अपनी ओर से उसके भीतर दे रही है। हम लगभग हर साल उसके ऊपर राज्य में 600 करोड़ रुपया हम प्रीमियम के रूप में देते हैं। तो हम इसलिए अपेक्षा करते हैं, किसान भाइयों से उम्मीद करते हैं कि वो जागरूक होंगे और वो बीमा कराएंगे। अभी जैसे खरीफ की सीजन चल रही है, इतना आप सबने टेलीविज़न पर भी चलाई, अखबारों में भी लिखा कि कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं वर्षा हो रही है, कहीं बाढ़ आ रही है। तो उन परिस्थितियों में कितने हम जो पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा भेज रहे हैं वह 2 करोड़ 60 लाख किसानों के खातों में भेज रहे हैं। और प्रीमियम जो इंश्योरेंस कराने वाले कितने किसान हैं, तो 20 लाख से लेकर के 22 लाख के बीच में हैं। तो स्वाभाविक रूप से यदि वो बीमा नहीं कराते हैं तो उनकी भरपाई किए जाने में कठिनाई होती है। हम प्रीमियम भी डालें और अलग से उनको क्षतिपूर्ति भी दें, यह एक व्यवहारिक कठिनाई है। और इस नाते मैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा किसान भाइयों से कि वो अपना बीमा कराएं। और योगी जी की सरकार आने के बाद लगभग 23 लाख किसानों को हम लोगों ने 4500 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के भीतर भुगतान किया है। सर, आपको हम बहुत एक्टिव देखते हैं। पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल वाले इलाके में जब बेमौसम बारिश हुई, तूफान आया, तो आप वहाँ पर देखा गया कि आप खुद
जाकर के ग्राउंड जीरो पर वहां नुकसान का जायजा ले रहे थे। इतनी एनर्जी कहां से आती? किसानी की बात करेंगे लेकिन इतनी एनर्जी कैसे आती है? देखिए, मैं स्वयं किसान रहा हूं और जब तक भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नहीं था, मैं आप सबके आशीर्वाद से माननीय कल्याण सिंह जी के साथ भी मंत्री रहा हूं, राम प्रकाश गुप्ता जी के साथ भी मंत्री रहा हूं और राजनाथ सिंह जी के साथ भी मंत्री रहा हूं और योगी जी के भी सरकार के साथ मंत्री हूं। शायद उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा मंत्री होगा जो 4-4 मुख्यमंत्रियों के साथ उसको काम करने का अवसर मिला हो। और इसलिए ये इसीलिए हुआ कि जो काम हमें मिलता है, मैं कोशिश करता हूं कि उसको पूर्ण समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ किया जाए। एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि जो आर्थिकी की रीढ़ है उसके मंत्रालय को आप दोबारा संभाल रहे हैं बैक टू बैक। ये पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में हुआ है जब कोई कृषि मंत्री चुनाव लड़ता था विधानसभा का तो अब तक जीत करके नहीं आता था। ये 1947 सबसे ज्यादा चुनौती उसके से सामने रिकॉर्ड है होती इस थी और बात का किसान सबसे ज्यादा नाराज वो होता था। दोबारा लड़े, चाहे कोई भी रहे हो कृषि मंत्री, वो दोबारा चुन करके नहीं आए। तो कहीं न कहीं माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में चलाई जा रही योजनाओं का अच्छे तरीके से क्रियान्वयन और समाधान किसान भाइयों का हुआ। इसी नाते उन्होंने मुझे दोबारा अवसर इस बात का दिया है कि मैं विधानसभा में विधायक भी हूं और दूसरी बार सर आप प्रदेश अध्यक्ष रहे, कृषि तो थोड़ा मंत्री के रूप में काम कर रहा हूं। आप प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, संगठन को भी देखा, सरकार को भी देख रहे हैं। थोड़ा पॉलिटिकल सवाल कर लेते हैं। बहुत सारे चुनाव हो रहे हैं, आपके साथ ओम प्रकाश राजभर हैं, संजय निषाद हैं, अनुप्रिया पटेल हैं, और उधर जो इंडिया का गठबंधन है जिसको अब आप लोगों ने इंडिया नाम ही हटा दिया, भारत कर दिया है, तो 2024 में कैसे क्या तैयारी? क्योंकि मिशन 80 उधर एक सीट एक कैंडिडेट का फार्मूला करने जा रहे हैं, अखिलेश यादव रोज ट्वीट कर रहे हैं। देखिए, इंडिया तो जो है ये ब्रिटिशर्स के दिया हुआ नाम है। भारत जो है वो हमारी सनातन परंपरा के भीतर भारत का नाम रहा है और जब वर्णन किया गया है भारत का तो ये उसमें के भीतर शास्त्रों में इस बात का हजारों साल पहले लिखा गया है कि उत्तर के भीतर हिमालय और दक्षिण में समुद्र, उसके भीतर के जो क्षेत्र है वो भारत के भीतर आती है। तो यदि आज प्रधानमंत्री जी ने अमृत महोत्सव जो 2 साल पहले मनाई और 15 अगस्त 2021 को संबोधित करते हुए उन्होंने इस बात को कहा था कि अब हमको नए भारत का निर्माण, नई दिशा की ओर चलना है और 2047 तक दुनिया के भीतर विकसित भारत के रूप में, विश्व गुरु के रूप में भारत को स्थापित किया जाए, उस दिशा में चलना है। सर एक सवाल ये भी कि आज नए संसद भवन में प्रधानमंत्री जी ने संबोधन किया, नए संसद भवन में आज भारत का एक नया ऐतिहासिक दिन है, लेकिन महिला आरक्षण बिल भी बीजेपी की सरकार ला रही केंद्र में। सोनिया गांधी ने कहा कि वो तो हम पहले ही ला चुके थे लेकिन राज्यसभा में बीजेपी ने पास नहीं होने दिया। सोनिया गांधी के पहले श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसके लिए समिति बनाई थी, उसके लाने का व्यवस्था किया था और आदरणीय सुषमा स्वराज जी ने उसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से वक्तव्य दिया था। उसको सोनिया जी को पढ़ लेना चाहिए। तो ये प्रयास अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिसकी नींव रखी, वो हमेशा समानता के प्रति कटिबद्ध थे और उसे आज दिशा देने का काम, इसके बीच में तो अटल जी के बाद उन्होंने दिला दिया, तो 10 साल तक तो वो सरकार के भीतर रहे। मोदी जी ने तो 10वें साल के भीतर ही बिल ला करके और उसको महिलाओं को एक तरीके से सशक्तिकरण और समानता का अवसर उनको मिल जाए और उनका प्रतिनिधित्व पार्लियामेंट और विधानसभा में बढ़े, इसके लिए जो व्यवस्था कर रहे हैं वो तो आज का दिन मैं समझता हूं कि नई संसद के लिए यह एक ऐतिहासिक क्षण है जब हमारी मातृशक्ति को एक बड़ा प्रतिनिधित्व जो है वो पार्लियामेंट के भीतर और विधानसभा के भीतर मिल रहा है और लोकतंत्र के भीतर उनकी हिस्सेदारी और जिम्मेदारी दोनों उनके ऊपर भरोसा किया है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को और संसद को अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूं। विपक्ष तो सवाल खड़े कर रहा है सर। देखिए, विपक्ष का काम है सवाल को खड़ा करना और सरकार का काम है अपने नीतियों को प्रतिबद्ध होकर के क्रियान्वित करना। 2080 के लिए तैयार है? आलोचना करते हैं 2024 में 80 सीटों के लिए तैयार है? मुझे इस बात को कहने में दुख हो रहा है कि जब कभी पार्लियामेंट में महत्वपूर्ण मुद्दों की चर्चा होती है तो बहस की जगह पर वो उसको शोर शराबा करके बाहर रहना पसंद करते हैं। यह कोई जिम्मेदार विपक्ष का
का रोल नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। हम लोग भी विपक्ष के भीतर काम किए हैं, लेकिन इस तरीके से कभी हम लोगों ने ऐसा नहीं किया कि पूरी के पूरी जो है वो सत्र ही जो है हम होल्ड कर दें, ये नहीं किया। चर्चा होती थी, बहस होती थी, ठीक है। हमको जनता ने मैंडेट दिया हुआ है, मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को एनडीए ने मैंडेट, देश की जनता ने मैंडेट दिया है और भरोसा करके दिया है कि आप जो करोगे वो हमारे हित में करोगे। और वो एक ट्रस्टी के रूप में यदि काम कर रहे हैं, निरंतर इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि देश की सीमाओं की सुरक्षा से लेकर के देश की अर्थव्यवस्था तक और सामाजिक जो संतुलन और न्याय है उस दिशा में भी, और अति वंचित और गरीब समुदाय के साथ भी वो सामाजिक न्याय का आप जिक्र कर रहे हैं सर, समाज के मूल धारा में जुट सके, तो आपको आपत्ति इस बात की है। इसी से जुड़ा हुआ विपक्ष पीडीए का जिक्र करता है और घोसी चुनाव के बाद ऐसा लग रहा है कि जोश हाई है विपक्ष का, इसका फर्क पड़ेगा क्या 2024 में? देखिए, घोसी का चुनाव यह उसके लिए उदाहरण नहीं हो सकता है। ये एक चुनाव के आधार पर पूरे देश भर का उससे मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। वो अलग परिस्थितियों में हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अपनी घोषित नीतियों के आधार से चल रहे हैं। भारतीय जनसंघ जिस दिन बना था, जनसंघ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रीय हितों के लिए जो है वो कुर्सी को छोड़ा था। देश के पहले मंत्री थे जो उद्योग और कॉमर्स डिपार्टमेंट को देख रहे थे, लेकिन जब कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर को अलग राज्य के रूप में और अलग प्रधानमंत्री, अलग उसके विधान और अलग निशान के रूप में जब खड़ा किया, तो सरकार को, कुर्सी को लात मार करके देश हित में खड़े होने वाला कोई आदमी था तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। और जब उन्होंने जनसंघ की स्थापना किया तो उन्होंने इस बात को कहा कि ये नहीं होगा, ये नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं जनसंघ को बना रहा हूं। उन्होंने कहा कि 3 वर्षों के भीतर जो मैंने अनुभव किया है कि कांग्रेस अपने रास्ते से भटक गई है, एकता और अखंडता के आधार पर आए, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाए जाने के लिए आए, लेकिन इन लोगों ने जिस तरीके के रीति रिवाज इकट्ठा किया है, इससे ये देश का भविष्य नहीं बना सकते। और इस नाते मैं एक वैकल्पिक पार्टी का निर्माण कर रहा हूं। आज वो वैकल्पिक पार्टी के रूप में पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ से चल करके भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है और देश को एक बेहतर विकल्प दिया है, जिससे आज भारत की पहचान दुनिया के भीतर सशक्त हुई है और चौथी आर्थिक ताकत के रूप में आज हमारा भारत देश के भीतर खड़ा है। जिस ब्रिटेन ने हमको 200 साल तक गुलाम बना करके रखा, आज अर्थव्यवस्था में हमसे पीछे चल रहा है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को और अंत्योदय और गरीब कल्याण के कार्यक्रमों के माध्यम से पंडित दीनदयाल उपाध्याय के संकल्पों को साकार करने का यदि काम किया है तो हमारी पार्टी की सरकार। लेकिन कोई भी चुनाव होता है, बीजेपी और पार्टियों से एक कदम आगे होती है। अखिलेश यादव को लगता है कि वो पीडीए बना लेंगे, इंडिया बना लेंगे तो आगे हो जाएंगे, लेकिन एक निकाय चुनाव में आप लोगों ने नया प्रयोग किया था, पसमानदा मुस्लिमों को टिकट दिया था। तो क्या 2024 का लोकसभा चुनाव है उसमें जो मुस्लिम वर्ग है उनके उन लोगों को टिकट देने अपनी रणनीति में बदलाव कर रही बीजेपी? 1953 में जनसंघ के पहले प्रस्ताव में अंत्योदय की चर्चा पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने किया था कि समाज का सबसे अंतिम पांवदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति, जब तक वह उसकी गरीबी नहीं जाती है, शिक्षित नहीं होता है, उसको बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा नहीं होती है, उसके पास रहने के लिए मकान नहीं होता है, हमारी प्राथमिकता वो होगी। हमने पासमानदा हैं कि क्या है इसके आधार पर नहीं तय किया था। समाज का सबसे पिछड़ा, गरीब, वंचित लोग, उन तक सरकार की सुविधाएं और विकास जब उन तक पहुंचेगा तभी सही मायने में लोकतंत्र खड़ा होगा। और भारतीय जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी ने उसी बेसिस पर इस काम को शुरू किया है। हमसे बात करने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सभी सवालों का जवाब दिया। कृषि को लेकर किसान कैसे आगे बढ़ रहे हैं, कैसे आप नीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन चलते चलते एक आखिरी सवाल सर, क्या जिस तरह से पिछली बार आप लोग 2014 में चुनाव जीते थे जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, क्या उसको दोहराने जा रहे हैं उतनी सीटें लेकर? क्योंकि विपक्ष तैयार है, 1 सीट 1 कैंडिडेट। देखिए, अभी जो आप सब लोगों ने सर्वे किया है, कल परसों में प्रकाशित हुआ था, अभी भी दुनिया के सबसे ख्याति प्राप्त और लोकप्रिय राजनेताओं में मोदी जी का नाम आया।
और 74% देश की जनता ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनना चाहिए। जिस देश की 74% जनता अपनी ओपिनियन, जितने लोगों से आपने ओपिनियन लिया है 74% ने कहा, तो ये मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ तो परंपरा रही है कि यदि बर्तन के भीतर चावल पकाने को रखे हैं और उसमें से कुछ दाने निकाल लेते हैं तो पता लग जाता है कि बात कैसी होने वाली है। नहीं, मोदी जी तो वर्ल्ड रैंकिंग में भी नंबर 1 है। क्या मोदी जी तो वर्ल्ड रैंकिंग में भी नंबर 1 आए हैं फिर से। हाँ, तो ठीक ही है, ये तो अच्छा है ना। आज सारी दुनिया उनको अपना एक नेता के रूप में, बड़े भाई के रूप में स्वीकार कर रही है, तो ये हमारे लिए तो गौरव की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए और हमारे इस मंच पर इतना समय देने के लिए, और सारे सवालों का बेबाकी से आपने जवाब दिया, और कैसे $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी तक उत्तर प्रदेश पहुंचेगा इस पर भी सर ने चर्चा की, क्योंकि सरकार में भी है और संगठन में भी रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया सर, लेकिन मैं चाहूंगी आप मंच पर ही विराजमान रहिए क्योंकि कुछ और सहयोगी हमारे